हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम जो वन दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वो आपके केमिस्ट्री के मैंने आपको टॉप जो है 100 क्वेश्चन की सीरीज़ वहाँ पे कराई थी। यानी केमिस्ट्री के जो आपके टॉप क्वेश्चन थे वो मैंने आपको कराए थे। तो आज जो है मैं आपको फिजिक्स के जो है टॉप क्वेश्चन बताने बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आपके जो है क्वेश्चन यार आपके जो वन दरोगा एग्जाम में हैं वो आपके बन सकते हैं। तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी यार पढ़ना शुरू कर दो, अभी भी बहुत टाइम है। ठीक है, एनसीईआरटी एक नज़र में एक बार, दो बार, तीन बार आप आराम से अभी कवर कर सकते हैं। ठीक है, अभी बहुत टाइम है आपके पास। लेकिन अगर आप अंतिम दिनों में एनसीईआरटी देखना जाओगे तो उस टाइम पे आपको समझ में कुछ आएगा नहीं। ठीक है, केवल हवा हवा में ऊपर से सर के ऊपर ऊपर आपकी जो जाएगी। तो केवल वन लाइनर पे निर्भर मत रहो, केवल एमसीक्यूज मत करो, क्योंकि एमसीक्यू आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और वन लाइनर आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। ठीक है, आप जो एग्जाम में प्रिपेयर करके जाओगे वो आप एमसीक्यू करके जाओगे और जो है आपके वन लाइनर करके जाओगे। ठीक है, तो एमसीक्यू और वन लाइनर तो ये होते हैं कि आपकी जो है आपका जो है नॉलेज को और भी ज़्यादा बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप जो है एनसीईआरटी की जो बुक है उसको आप पूरी ज़रूर करिए और उस बुक के बाद ही आप जो है वन लाइनर और जो है एमसीक्यूज वगैरह देखते रहे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए दोस्तों सीधे वीडियो पे चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। आज जो है फिजिक्स के टॉप क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। तो देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए, इसमें से जो है आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे या बन सकते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल। और अगर आपको एक बार में वीडियो समझ में नहीं आती है तो दो बार देखिए, तीन बार देखिए। यार दिन भर आपके पास इतना समय है, कहीं पे भी वीडियो ऑन कर दीजिए। ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ तो दिमाग में घुसेगा ही। अगर आपके कानों में सुनाई देगा तो दिमाग में तो घुस ही जाएगा। ठीक है, तो देखिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन आता है आपका, शक्ति का मात्रक क्या है। तो जो आपका शक्ति होता है उसका मात्रक आपका वाट होता है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, वो बनता है बल का मात्रक क्या है। तो बल का मात्रक आपका न्यूटन है। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कार्य का मात्रक क्या है। तो कार्य का मात्रक आपका जूल हो गया। चौथा बनता है प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम हो गया। जैसा कि आपको पता है, प्रतिरोध को आर से डिनोट करते हैं और ओम को इस प्रकार डिनोट करते हैं। ओम का जो नियम है आपका, ठीक है, तो ओम का नियम भी आपको याद रखना है। तो इसी प्रकार से जो है यहाँ पे अगर हम इस वन लाइनर की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिरोध का ये वन लाइनर में दिया गया है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम। ठीक है, बस इतने में कहानी खत्म है। तो अगर इसी क्वेश्चन को अगर घुमा फिरा के पूछ दे तो वो पूछ दे ओम का नियम क्या है, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, वहाँ पे तो इसीलिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं तो हमारे साथ एनसीईआरटी की जो मैं वीडियोस ला रहा हूँ आप उनको देख सकते हैं, उनसे भी आपको काफ़ी हेल्प वहाँ पे मिलने वाली है। तो आगे देखिए, वेग का मात्रक क्या होता है। तो वेग का मात्रक जो आपका मीटर पर सेकंड, जैसा मैंने आपको अंतिम क्लास में बल वाली क्लास कराई थी तो उसमें बताया था कि जो वेग थी, वेग होता है। ठीक है, तो वेग किसको बोलते हैं, वेग आपका चाल होगी, चाल बटे समय। ठीक है, तो ये आपका चाल होगी मीटर और आपका समय हो गया सेकंड। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा तो पर सेकंड में आ जाएगा, यानी मीटर पर सेकंड ही इसका जो है यहाँ पे मात्रक हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है आपका, प्रकाश वर्ष की किसकी इकाई है। तो जो आपका प्रकाश वर्ष है वो आपका जो है लंबी दूरी की इकाई है। उसके बाद पारसेक किसका मात्रक है। तो पारसेक आपका लंबी दूरी का मात्रक है। आगे बन जाता है, 1 सेंटीमीटर में कितने इंच होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में आपके 0.39 इंच वहाँ पे होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है एम्पियर किसका मात्रक है। तो जो आपका एम्पियर है वो आपका विद्युत धारा का मात्रक है, जैसा कि आपको पता है सभी को। ठीक है, आगे है वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या है। तो जो वायुमंडलीय दाब होता है इसका मात्रक बार होता है। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगला आता है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। जो आपका 746 वाट होता है, इसको एक हॉर्स पावर आपका बोला जाता है। ये भी आपको याद होगा, अगर नहीं होगा तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला आ जाता है, डेसिबल किसकी इकाई है। तो जो डेसिबल है वो आपकी ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। ठीक है, अगला आ जाता है, सेल्सियस किसकी इकाई है। तो जो सेल्सियस होता है आपका डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये आपकी ऊष्मा की जो ताप होता है, ऊष्मा का ताप, उसकी यहाँ पे इकाई है। और जो आपका यहाँ पे केल्विन जो है वो भी आपकी ऊष्मा की ताप की इकाई है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन जो आपका बन जाता है वो बन जाता है, एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है। तो जो एंगस्ट्रॉम है आपकी वो प्रकाश तरंग दैर्ध्य होती है जो आपकी, उसकी यहाँ पे ये इकाई है। अगला आ जाता है, पास्कल किसकी इकाई है। तो जो आपका, जैसा कि आपको पता है, दाब का मात्रा क्या है, पास्कल है। ठीक है, तो दाब की इकाई पास्कल होगी। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। तो जो आपका एक बैरल होता है इसमें 158.98 लीटर यहाँ पे होते हैं।
तो ये भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। जल के बहाव की दर को मापने की इकाई क्या होती है? तो जो जल का बहाव होता है उसको मापने की दर की इकाई जो आपकी होती है वो आपकी क्यूसेक होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं उत्तर में। अगला आता है डॉप्सन किसकी इकाई है? तो जो डॉप्सन होती है आपकी वो ओजोन परत की मोटाई की इकाई होती है। अगला चलता है सोनार किसकी का उपयोग होता है? ठीक है, तो सोनार में बेसिकली आपका पराश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है। अगला आता है ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो जो आपकी ध्वनि की तीव्रता होती है वो आपकी ऑडियोमीटर से मापी जाती है। आगे चलते हैं। आगे आता है आपका पायरोमीटर किस के मापन में प्रयुक्त होता है? जो पायरोमीटर होता है वो उच्च ताप मापने के लिए यूज होता है। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो जो आपका मैनोमीटर होता है आपका उसमें जो है गैसों का दाब की यहाँ पे माप की जाती है। अगला आता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? तो जो आपका वायुमंडलीय दाब होता है इसको मापने के लिए बेसिकली आपका बैरोमीटर का उपयोग होता है। अगला आ जाता है दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो जो आपका दूध का घनत्व होता है ये आपको लैक्टोमीटर के द्वारा यहाँ पे मापा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से बन जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन बन जाता है आपका वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो जो वायुमंडल के सापेक्ष आर्द्रता होती है वो आपके हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। अगला आता है एक वर्ष में कितने मीटर होते हैं? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर यार आपको देना है, ठीक है, कमेंट में। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है जो रडार होता है, रडार का पूर्ण रूप क्या है, यानी रडार की फुल फॉर्म क्या है? तो जो रडार होता है आपका इसकी बेसिकली आपकी जो फुल फॉर्म होती है वो आपकी होती है रेडियो होता है डिटेक्शन एंड रैंगिंग, ठीक है। तो रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग इसकी जो है फुल फॉर्म यहाँ पे होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला आता है भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए, यानी भूकंप की जो तीव्रता होती है वो किससे मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता आपकी रिएक्टर, ठीक है, रिक्टर पैमाने से मापी जाती है। अगला आता है भूकंप की तीव्रता जो होती है किस यंत्र से मापी जाती है? तो जो आपका ये तो पैमाना होता है, ठीक है, जो भूकंप की तीव्रता होती है वो आपका किस पैमाने पे मापी जाती है? तो पैमाना हो गया आपका रिक्टर पैमाना, और जो आपका भूकंप की तीव्रता होती है वो आपकी सिस्मोग्राफी पे मापी जाती है। अगला आता है हृदय की गति जो है किस से मापी जाती है? तो जो आपकी हृदय की गति होती है वो आपकी जो है कार्डियोग्राम से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि जो है घूमती हुई सुइयों के की गति जो है किस यंत्र से मापी जाती है? तो जो घूमती हुई सुई होती है उसका जो है गैरोस्कोप से यह मापा जाता है। अगला आता है वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत का पे होता है? ठीक है, तो जो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत होता है वो आपका अपकेंद्रण पर होता है। जैसा आप देखते हैं कि अपकेंद्रण में अगर इसको घुमाया जाता है तो जो आपके बारीक धूल कण होते हैं वो आपके नीचे बैठ जाते हैं, उसके बाद पानी के साथ यह बाहर निकल जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको एनसीईआरटी की क्लास करा रहा हूँ उसमें मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ अगर आपने एनसीईआरटी की क्लासें नहीं देखी तो आप देख लो, वहाँ से आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है, और जो आपके ये वन लाइनर है वो आपके और भी यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा अगला, समतल पर बने कोण का मात्रक क्या कहलाता है? तो जो आपका समतल होता है उस पर जो बना कोण आपका होता है ये रेडियन कहलाता है। अगला आ जाए ठोसीय कोण का मात्रक क्या कहलाता है? जो आपका ठोस होता है ठोसीय कोण उसका मात्रक आपका स्टेडियन कहलाता है, ठीक है, तो स्टेडियन आपको ये याद रखना है। अगला आता है हर्ट्ज जो है किसका मात्रक है? तो जो आपका आवृत्ति होता है, जैसा आपको भी पता है आवृत्ति का मात्रक यहाँ पे हर्ट्ज होता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका किसी पिंड को पृथ्वी से फेंकने और वापस पृथ्वी पर गिरने के समय को क्या कहते हैं? तो इस समय को आपका उड्डयन काल कहते हैं, ठीक है। गति के नियम किस वैज्ञानिक ने दिए थे? तो जो गति के नियम आपको पता है ये आपके जो है न्यूटन ने यहाँ पे दिए थे। अगला क्वेश्चन बनता है न्यूटन ने किस नियम को संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं? तो न्यूटन का जो कौन सा नियम है, जो आपका द्वितीय नियम है यानी सेकेंड लॉ है आपका, उसको संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। तीसरा आता है आपका न्यूटन के किस नियम को जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं? तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आपका तीसरा नियम को कहते हैं। तो आज हम इस क्लास को बहुत ही जल्दी आपके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बेसिकली होता है अगर कोई पिंड है आप यहाँ से उस पर जितना बल लगाते हो तो वो भी आप पे जो है बैक इधर को फोर्स लगाता है, ठीक है। अगर आप इधर को लगाते हो तो वो भी आपको इधर को फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो इसको ही क्रिया प्रतिक्रिया का बल कहते हैं, ठीक है। और अगला आता है डायनमो जो है किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण करता है? तो जो आपका डायनमो होता है वो आपका जो है गतिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि डायनमो क्या करता है? तो ये गतिज ऊर्जा को जो है आपका
विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था। ये आपका सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का भी ये आपका न्यूटन ने यहाँ पे दिया था। किसी पिंड का भार कहाँ पर सर्वाधिक होता है, तो जो कोई भी पिंड होता है उसका भार सबसे ज़्यादा जो है आपका ध्रुवों पर होता है। अगला आता है लोलक घड़ियाँ जो होती हैं गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है। तो जो लोलक घड़ियाँ होती है उनकी लंबाई जो है लोलक घड़ी उनकी लंबाई बेसिकली बढ़ जाती है, इसलिए वो आपकी गर्मियों में सुस्त हो जाती है। अगला आ जाता है चंद्रमा पर जो है जी का द्रव्यमान, जी का मान का कितना होता है। ठीक है, तो जो चंद्रमा पर है जी यानी जो गुरुत्वीय बल होता है उसका द्रव्यमान आपका 1/6 जो है हो जाता है चंद्रमा पर। आगे आ जाता है पृथ्वी का पलायन वेग कितना है। तो पृथ्वी का पलायन वेग जो आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से बनने वाला है। चंद्रमा का पलायन वेग की बात करेंगे तो चंद्रमा का जो पलायन वेग हो जाएगा 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है कि पानी की बूंदें गोलाकार होने का कारण क्या है। तो जो पानी की बूंदें होती है उन पे आपका पृष्ठ तनाव होता है, इसलिए ही पानी की बूंदें जो है गोलाकार यहाँ पे होती है। अगला आता है हवाई जहाज की यात्रा करते समय पेन की स्याही निकलने लगती है, इसका क्या कारण है। तो इसका कारण यह है कि वहाँ पे जो है वायुदाब की कमी होती है, इसलिए वहाँ पे पेन की स्याही निकलने लगती है। अगला आता है किस ताप पर जो है पानी का घनत्व जो है अधिकतम होता है। तो यानी आपका जो 4 डिग्री सेल्सियस होता है यहाँ पे आपका पानी का जो घनत्व होता है सबसे ज़्यादा होता है। अगला आता है बादलों में जो है बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है। तो जो बादल होते हैं वो कम घनत्व के होते हैं, इसलिए बादल जो है वायुमंडल में तैरते हैं। अगला आता है आपका समुद्र में जो नदी की अपेक्षा तैरना क्यों आसान होता है। तो जो समुद्र होता है वो आपका समुद्री जल का घनत्व अधिक होने के कारण यहाँ पे जो है समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है, इस कारण जो है समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आज हमने जो है आपके टॉप जो फिजिक्स के 50 क्वेश्चन थे, टॉप 50 क्वेश्चन करे हैं। तो अगले ही सेशन में हम आपके लिए छोटे छोटे सेशन लेते रहेंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन के जो है हमें वन लाइनर आपको कराते रहेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में धमाकेदार सेशन के साथ। ठीक है दोस्तों, ओके। अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिन दोस्तों को आपकी आवश्यकता है। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में।